नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं, मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जो शुरू होने वाला है, जो आपकी समस्याओं को लेकर हर रोज सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछता है। जी हां, आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में सिर्फ और सिर्फ आपके बुनियादी मुद्दों पर हम हर उस रसूखदार शख्स से प्रश्न पूछते हैं जो आपकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। हम आपके यानी आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को बखूबी समझते हैं। आज घंटी बजाओ में जिस मुद्दे की पड़ताल होनी है वो यूं तो कुदरती है, लेकिन उसकी विभीषिका को बढ़ाने का काम यह सिस्टम करता है। आए दिन देश भर से बाढ़ और बारिश से बदहाल आदमी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। लोगों के घर बार उजड़ रहे हैं, अपनों की जान जा रही है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो रही है। मूक जानवरों की तो पूछिए ही मत, क्योंकि बाढ़ बारिश से जब इंसान की जान नहीं बच पा रही तो भला जानवरों को कौन बचाएगा। जानते हैं ये हालात क्यों बनते हैं? क्योंकि सरकार और सिस्टम के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं होती और ना ही प्रशासन वक्त रहते अलर्ट होता है। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल देखिए और पानी में समाती जिंदगी के आगे सरेंडर कर देने वाली सरकारों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। नदी और शहर का फर्क मिट गया। सब कुछ बहा ले जा रही है बाढ़। कहीं घर के घर पानी में, कहीं बिखर गए आशियाने। आसमान से बरसती बारिश ले रही है हर जगह विकराल रूप। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें नदी बन रही हैं, घरों तक पानी है और बेघर हो रहे हैं लोग। और इसी बीच अपनी मनमर्जी करता पानी कई जिंदगियां लील भी रहा है। इन सब की जिम्मेदार प्रकृति नहीं, बल्कि साफ तौर पर प्रशासन है, जो नाकाम रहता है, जो नाकाम है और जो अभी कई दिनों तक नाकाम ही रहने वाला है। और वोट देकर सरकारें चुनने वाली जनता सिर्फ अपनी खैर मना सकती है, क्योंकि सुध लेने वाला कोई नहीं। बाहर निकलते हैं लोग तो बारिश बिजली का खतरा है, राह पर चलते हैं तो गड्ढों में फिसलने का खतरा, और घरों में रहते हैं तो आशियाने डूबने और बिखरने का खतरा। जनता जाए तो जाए कहां? हम आपको हर दिन दिखा रहे हैं बाढ़ में बह जाने वाले लोगों की तस्वीरें, और अब एक बुजुर्ग की भी ऐसी तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर भी वायरल वीडियोस की फहरिस्त में शामिल हो गई और लोगों को फिर बता गई कि वो अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पांडुरना में जाम नदी पर हुआ ये हादसा गुरुवार शाम का है, जब पुलिया पार करते समय एक बुजुर्ग शख्स बाढ़ के पानी का शिकार हो गए। राधा कृष्ण वार्ड के रहने वाले अशोक नाम के ये शख्स सांवर गांव की तरफ जा रहे थे, तभी जाम नदी की पुलिया पार करते हुए लहरों का शिकार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी, जिनका देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। बाहर तो हर तरफ सैलाब है, पर अगर बाहर ना निकले तो घर में रुकने के लिए घर भी कहां सुरक्षित। कई राज्यों समेत एमपी और गुजरात में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा दी है, और यहाँ घर जलमग्न हैं तो कहीं घर बिखर गए हैं। बेहाली दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत और ज्ञानेंद्र तिवारी। यहाँ कोई रह रहा था, यहाँ कुछ परिवार रह रहे थे। कैमरा ऊपर करके जितना ऊपर आप कर सकते हैं दीपेश दिखाइए इस अलमीरा को। ये अलमीरा किसी के घर का है, किसी ने अपनी पूंजी, किसी ने अपनी कमाई जो है, ये देखिए इसका ताला खुला भी नहीं है,
इसका ताला खुला भी नहीं, ये लॉक है। अपने घर में सब सो रहे थे, सुबह 4 बजे अचानक औरंगा नदी उफान में आती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है। पूरी गृहस्थी, पूरे जीवन भर की कमाई को तहस नहस कर देती है। ये वलसाड जिले की तस्वीर है और वलसाड जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे। उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने और इस आसमानी आफत ने। अब आपको मैं लेकर चलता हूं इस तरफ, जहां आप देखिए कि ये कैसे गेट पूरा, ये बर्तन, ये घर में किचन में हम जब बर्तन टांगते हैं तो उसके लिए ये जाली होती है, वो जाली देखिए कैसे टूट कर यहाँ बिखरी हुई है। यानी इस घर का ये दवाइयाँ हैं, ये सब कुछ छोड़ दिया है लोगों ने, सब कुछ छोड़ दिया है। ये झूमर है, इसको यहाँ लगा कर इस घर को सजाया होगा, बनाया होगा। और देखिए ये पंखे हैं, ये पंखा है जो कि टूट कर गिर गया है, मतलब पूरा घर ही तहस नहस हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सामान है जो रखा है यहाँ पर, जूते हैं, इसको ले जाने का भी वक्त लोगों के पास नहीं मिला। और कैसे ले जाते जब पूरा घर ही मिनटों में आई, यूँ कहिए कि सेकंडों में आसमानी आफत आई और पूरा घर ही जब तहस नहस हो गया तो लोग खुद को बचाएं या सामान को बचाएं, ये भी बड़ी चुनौती थी। इटारसी में कल रात से हो रही तेज बारिश से शहर के 4 से 5 मोहल्ले बुरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और हम कांवड़ मोहल्ले में हैं। यहाँ पे उमेश बघेल का घर है। इस बघेल साहब के घर में आप देखिए कैसे पीछे जो नाली थी, नाली का पूरा पानी घर से होते हुए सड़क पे आ रहा है। पूरा घर पानी पानी हो गया है और इस पानी घर में किसी तरह ये बघेल परिवार अपनी जो गृहस्थी है उसको बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग। आप देखिए पूरा अलमारी पानी में डूबी हुई है, बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं और ये सारे लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भी यदि पानी जो बच रह गया है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुल मिला के हालत बहुत बुरी है। और ये पानी यहाँ पर रात से आ गया था जो अब तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा ये बताइए, ये पानी आया कब यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 बजे आया रात को और सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था, अति से ज्यादा पानी गिर चुका और उससे ज्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। और ये आपका पूरा फर्नीचर खराब हो गया है। भाई बच्चे की शादी हुई थी, उसका पूरा फर्नीचर खराब हो गया, गोदरेज खराब हो गई, जिसमें रखा हुआ सामान वो भी पूरा नष्ट हो गया। अरे बाप रे। अम्मा जी हम देख रहे हैं कुछ बचा ही नहीं आपके यहाँ तो। ना ये देखो ना भाई, आप पूरा सब नया का सब नया सामान खराब, पूरा सामान खराब हो गया। फ्रिज व्रिज, कूलर वूलर ये सब हो गए, गोदरेज, सोफा उतला रहा है। जी देखो, इस मोहल्ले का यही घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं जो पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ ये भी देख लें, एमपी होशंगाबाद के नर्मदापुरम के इटारसी हाईवे 69 खेड़ा स्थित पुलिये पर आया पानी है। हाईवे बंद हो गया और इसी के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इटारसी शहर की सड़कें अब ऐसी दिखती हैं, कैमरा घूमता जाएगा और हर तरफ पानी ही पानी, यानी बाहर खतरा और अंदर भी खतरा। और घर तक घुस आई इस आफत की दर्दनाक तस्वीरें पंजाब से भी देख लीजिए। मुक्तसर साहिब के इस घर में जब एबीपी न्यूज का कैमरा पहुंचा और सुरक्षित घर में बाढ़ का पानी घुस आने से बेडरूम में बिस्तर पर बैठे बच्चे किसी टापू पर बैठे ऐसा लग रहा है। बाढ़ ने चैन की नींद छीन ली। किचन में कोहराम, पेट की भूख मिटाने का सामान भी बर्बाद, किचन भी पानी से सराबोर। लेकिन प्रशासन से आस लगाने का शायद कोई फायदा ना देखते हुए ही सोनू खुद ही अपने घर से डब्बा भर भर के पानी निकालने की भरसक कोशिश में दिखे। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 3:30 ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲਥਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। तो मेरी प्रशासन अगे बेनती है कि प्रशासन की निकासी का पूरा प्रबंध किया जाए। घरों के अंदर का हाल हमने आपको कई जगहों से दिखाया। इटारसी से हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने लिया हाल बाहर का, और वो भी एक खास सवारी पर।
क्योंकि सड़क पर पैदल चलना या गाड़ी दौड़ाना कहां आसान है। सो एकमात्र सहारा बना बचाव दल का दस्ता। हमारे साथ एसडीआरएफ की कमांडेंट अमृता जी हैं। अमृता जी, कैसे खबर मिली आप लोगों को, कितने इलाके डूबे हुए? बाढ़ राहत केंद्र और स्टेट कमांड सेंटर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि इटारसी में कुछ मोहल्ले जो हैं जिनमें घर में पानी भर गया है और लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए एक टीम हमारी सतत रूप से कार्य कर रही है, दूसरी टीम मैं खुद लेकर जा रही हूँ। पूरा ये जो पुल है पानी से लबालब भरा हुआ था और अब कोशिश की जा रही है कि ये रेस्क्यू की टीम होशंगाबाद जाए और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। घर और सड़कों का हाल देख लिया आपने। प्रशासन मजबूरी का रोना रोता है, लेकिन जब तक बारिश होगी सब कुछ जस का तस रहेगा। रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए, स्टेशनों पर सन्नाटा है, रेलवे ट्रैक पानी में समाये जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी एमपी के बैतूल स्टेशन की हैं। रेल यातायात ठप होने से बैतूल जिले के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर में रह नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, अपने शहर से दूर हैं तो वापस पहुंच नहीं सकते। आसमानी आफत और प्रशासन की नाकामी जब साथ आते हैं तो प्राकृतिक मुसीबतें दुगनी हो जाती हैं। इसी बीच पानी की आफत के साथ चमकती बिजली भी लोगों को अपना शिकार बना रही है। पानी ने जमीन पर पैर रखना मुश्किल किया है, लेकिन बिजली से कौन बचाए? उत्तर प्रदेश के मऊ में जानवरों को चरा रही दो महिलाएं आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आ गईं। इनमें से एक गंभीर तौर पर झुलस भी गई। आसमान से गिरी बिजली का सामना करना नामुमकिन है। हालांकि इससे बचने के कुछ उपाय भी वक्त वक्त पर प्रशासन बताता रहता है, लेकिन जिस बरसात से जनता को बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन के पास है, वो पानी आज बिजली बनकर जिंदगियां झुलसा रहा है, घरों को उजाड़ रहा है, जनता को बेघर बना रहा है। और अब आप गौर से सुनिएगा जो आंकड़ा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं साल 2017 से 2020 तक अपने देश में गड्ढों की वजह से करीब 9000 लोग जान गंवा चुके हैं। जी हां, थोड़ी सी बारिश में ही आपके घर के आगे नजर आने लगने वाले गड्ढे को हल्के में मत लीजिएगा। कब ये मौत के गड्ढे बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। मामूली बारिश में ही दम तोड़ देने वाली सड़कों को बनाने वाले ठेकेदारों से लेकर संबंधित विभाग और सरकार की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए। आखिर कब आम आदमी की जिंदगी की कीमत समझेगा हमारा भ्रष्ट तंत्र? जब भी बरसात शुरू होती है ये रास्ते अपने आप में लोगों के लिए पनिशमेंट बन जाते हैं। आप जिन्हें टैक्स देते हैं वो आपको क्या देते हैं? ये गड्ढे। ये देश के विकास की वो तस्वीर है जो हर बारिश में धुल जाती है, पानी बरसता है और सच सामने आ जाता है। इसीलिए कतई मत समझिएगा कि ये सड़क नदी के तेज बहाव में बह गई। ये सड़क इसलिए बही क्योंकि इसे बनाने के लिए और इसके रख रखाव में जो पैसा बहाया गया वो भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में गया। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी सड़क इस तरह से उखड़ नहीं जाती। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये किसी गांव देहात की सड़क नहीं, ये वलसाड को जोड़ने वाला रास्ता है। इसके दोनों तरफ औरंगा नदी है। तेज बरसात हुई, नदी में पानी बढ़ा तो पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जब यहाँ से गुजरे तो वो देखकर हैरान रह गए कि पानी के उस बहाव में सड़क के ऊपरी हिस्से के बड़े बड़े टुकड़े बह गए। जो आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं वो ये है कि इस पूरे पुल को
आने जाने के लिए जो लोग यहाँ आना जाना करते थे उन्हें रोक दिया गया है कि वो अब आना जाना यहाँ नहीं कर सकते। और जो बाढ़ का फ्लो था उस फ्लो को वहीं से दूर से कैमरे को दिखाइए आप दीपेश कि कैसे ये जो सड़क है, ये सड़क है, समझाइए इसको, ये सड़क है और सड़क से जब बाढ़ का पानी आया तो उसका जो एक मोटी परत होती है डामर की, आप देखिए वो वहाँ से यहाँ आ गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सड़क उखड़ी है और कितने दिन तक यहाँ पानी इस तरह से बहा है। और ये औरंगा नदी के में बने पुल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुल बहुत पुराना भी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि डामर जो होता है वो बहुत चिपका होता है, जो ज़मीन की जो सतह होती है जब सड़क बनती है, और वो पूरा डामर उखड़ कर इस तरह से रोड के किनारे आ गया है। अब आप सोचिए, जिस पुल और सड़क को बनाने में करोड़ों का ठेका दिया गया होगा, वो अगर इस तरह से बाढ़ के पानी में बह जाएगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जानकारों के मुताबिक अगर किसी भी सड़क को ठीक से बनाया जाए और सही समय पर उसकी मरम्मत की जाए तो 10 से 15 साल तक उस सड़क को दोबारा बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। पर अगर सच में ऐसा हो जाए तो फिर जनता के पैसे की लूट कैसे होगी? इसीलिए हालात का जायजा लेने पहुंचे मंत्री जी ने एबीपी न्यूज से कहा, कोई बात नहीं, सड़क टूट गई, दोबारा बना देंगे। ये पुल क्या अब काम के लायक नहीं बचा है? मरम्मत के बाद ही यहाँ पर आवागमन या आने जाने के लिए खोला जाएगा इसे? ये ब्रिज को 7-8 दिन में आवागमन के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर नया ब्रिज बनाने का जो काम शुरू किया है वो काम का सरकार से मंजूरी लेकर काम शुरू हो जाएगा। पर सवाल है कि मंत्री जी क्या क्या नया बनाएंगे? बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात में इन दिनों हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, बीच रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा बन गया जो किसी भी हादसे की वजह बन सकता है। और इस तस्वीर को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ तो आलम ये कि सड़क पर गड्ढे नहीं हुए, बल्कि गड्ढों के बीच थोड़ी बहुत सड़क बची है। यहाँ से गुजरने वाले उस बची हुई सड़क पर अपनी गाड़ी का पहिया टिकाने की जुगत में हिचकोले खाते हुए चलते रहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ी? इसे कब बनवाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि क्या वो उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये सड़क बनाई? और ये सवाल सिर्फ गुजरात की सरकार से नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के गड्ढे खोदने में कोई भी राज्य पीछे नहीं। आप सोचिए, जिस हाईवे को बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसका ये हाल है। पुणे से बेंगलुरु को जोड़ने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना बड़ा सा गड्ढा क्यों किसी विधायक, सांसद या मंत्री को नजर नहीं आता? क्या वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ भी कोई दुर्घटना हो जाए? जैसे कल्याण की सड़क पर हुआ। कल्याण डोंबिवली की ये वो सड़क है जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, फिर भी प्रशासन ने इस सड़क पर बने गड्ढों को भरना जरूरी नहीं समझा। ये यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए इस सड़क पर बने गड्ढों से बच बचा कर गाड़ी निकाल ले जाए, और जो ना बचा पाए वो उसकी गाड़ी इसी तरह पलट जाए। गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। देश को रफ्तार मिलने वाली है, ऐसी तेज रफ्तार जो विकास की मिसाल बन सकती है। पिछले 2.5 सालों से जिस रफ्तार पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रेक लगा रखा था, वो ब्रेक अब फ्री हो गया है। देश के 2 पश्चिमी राज्यों के बिजनेस सेंटर को रफ्तार की सौगात देने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, उसे महाराष्ट्र की नई सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी दे दी, बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी देकर। बुलेट ट्रेन की ये रफ्तार, बुलेट ट्रेन का ये जलवा,
बुलेट ट्रेन से बदलती जिंदगी। अब तक जो सिर्फ चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता था, अगर सही वक्त पर पिछली महाराष्ट्र सरकार ने फैसले लिए होते तो ऐसी ही बुलेट ट्रेन भारत में अगले साल से दौड़ रही होती। ये देखिए जापान की बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन लाने की जिम्मेदारी इसी जापान ने उठाई थी। The dream of a developed India is taking shape with Japanese collaboration. India's first high-speed rail that will connect Mumbai to Ahmedabad. This rail लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने इसे फेल करने की कोशिश की। आखिर क्यों? the nation's development and help build a new progressive India. The travel time between Mumbai terminal and Ahmedabad will reduce from 8 hours to just 2 hours. 150 million passengers will benefit yearly, and India will join the elite list of nations successfully using high-speed rail. आखिर क्यों रोकी गई बुलेट ट्रेन? भारत में दौड़ती जापान जैसी ही बुलेट ट्रेन वो अगले साल यानी 2023 से ही, लेकिन ऐसा अब होना मुश्किल है। जापान ने इसके लिए क्या नहीं किया था? तकनीक देने को तैयार था जापान, बनाने के लिए पैसे भी खुद के लगा रहा था जापान, बेहद मामूली ब्याज पर कर्ज देकर। फिर आखिर क्यों? अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिस्से में करीब करीब बंद होने की कगार पर आ गया था। इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र और गुजरात ही नहीं, पूरे देश की जनता उद्धव ठाकरे और उनके पुराने सहयोगियों से पूछना चाहती है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक वजहों से इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की साजिश रची गई। साजिश वाली जुबान आज भी सुनाई दे रही है। विपक्ष में बैठी एनसीपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बुलेट ट्रेन से जुड़ी मंजूरी दिए जाने को गुजरात के सामने झुकने वाला फैसला बताते हुए निशाना साध रही है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के संदर्भ में जो निर्णय थे एक ही दिन में ले लिए, क्या ऐसे समझे कि गुजरात का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि हमारे महाराष्ट्र को गुजरात के दबाव के सामने झुकना पड़ रहा है? महाराष्ट्र के संदर्भ में, महाराष्ट्र की जनता के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फुर्सत नहीं, क्योंकि उन्हें बुलेट ट्रेन का निर्णय ज्यादा अहम लगता है। एनसीपी की ऐसी ही भड़काऊ साजिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे, जिन्हें अब हटा दिया गया। महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को बुलेट ट्रेन से जुड़ी सारी इजाजत दे दी। इसके पहले पिछले 2.5 सालों से महाविकास आघाड़ी सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के हिस्से का काम करीब करीब रुक गया था। नई सरकार की इजाजत के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बुलेट ट्रेन का काम भी उसी रफ्तार से होगा जिस रफ्तार से ये ट्रेन चला करती है दुनिया के दूसरे हिस्सों में। बुलेट ट्रेन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कालच सगळे क्लिअरन्सेस दिलेले आहेत। ऑल क्लिअरन्सेस हैव बीन गिवन। देश के 2 बड़े ट्रेड सेंटर को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत बहुत वक्त से महसूस की जा रही थी। गुजरात का अहमदाबाद और महाराष्ट्र का मुंबई अगर बुलेट ट्रेन से जुड़ जाता है तो व्यापारिक आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। पहली बुलेट ट्रेन का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में किया था।
बुलेट ट्रेन बनने की राह में पिछले 2.5 सालों में रेड सिग्नल लगे थे, लेकिन महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलेट ट्रेन से जुड़ी सारी इजाजतें देने का फैसला जो है वो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे अहम है अधिग्रहण। जमीन अधिग्रहण का अगर गुजरात की बात की जाए तो करीबन 90% जमीन अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में यह प्रोसेस बहुत कम हो पाई है। दरअसल पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के हर खेमे की आंखों में चुभ रहा था। इसीलिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के लिए महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहित कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर 508 किलोमीटर का सफर तय कर अहमदाबाद पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की बैंक ने सॉफ्ट लोन भी दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है और इससे किस तरह कॉरिडोर का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हम आपको यह बता दें, यह बुलेट ट्रेन कुल 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके रास्ते में कुल 12 स्टेशन होंगे। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगी और इसके कारण मुंबई अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। बुलेट ट्रेन से शुरुआत में हर दिन 17,900 लोग सफर करेंगे और 2053 तक सफर करने वालों की तादाद 92,900 हो जाएगी। दोनों तरफ से रोजाना 70 ट्रेनें चलेंगी। शुरू में हर 20 मिनट पर एक बुलेट ट्रेन चलेगी और बाद में हर 8 मिनट पर एक बुलेट ट्रेन चलेगी। अर्थव्यवस्था पर बुलेट की रफ्तार का सीधा असर पड़ेगा और इससे जीडीपी में 2.7% के इजाफे का अनुमान है। 508 किलोमीटर लंबे इस रूट में महाराष्ट्र में 155 किलोमीटर का रूट मुंबई, ठाणे और पालघर से होकर गुजरेगा। बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में अब तक 90% जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 22% ही जमीन का अधिग्रहण हो पाया है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का क्रेडिट लेने वाले खेल की। 29 जून को जब ऐसा लगने लगा था कि शिंदे की बगावत के बाद उनकी सत्ता जाने ही वाली है, तो उन्होंने रातों रात महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदलने वाले आदेश पर मुहर लगा दी ताकि इसका क्रेडिट उन्हें मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके आदेश पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि उद्धव ने जब ये नाम बदले थे तब उनकी सरकार बहुमत खो चुकी थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर जो दिल्ली के एक मुगल शासक के नाम पर मशहूर हुआ। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को ये नाम काफी सालों से पसंद नहीं आ रहा था। पिछले 2.5 सालों में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन पर शिवसेना की ओर से बार बार इस नाम को बदलने का दबाव पड़ रहा था, लेकिन नाम बदलने के लिए उनकी सहयोगी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी और यही वजह रही कि उद्धव ने 2.5 साल तक नाम नहीं बदला। लेकिन जब हिंदुत्व के नाम पर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी तो उद्धव ने रातों रात नाम बदल दिया। अब एकनाथ शिंदे उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। संभाजीनगर कधी केलं तुमचं? संभाजीनगर आम्ही जेव्हा हिंदुत्वाचा झेंडा फडकवला तेव्हा ते शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये संभाजीनगर केलं। अब सरकार बदलने के बाद उद्धव के इस आनंद फानन में लिए गए फैसले को एकनाथ शिंदे ने रोक दिया। शिंदे और फडणवीस की सरकार अब नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने ये फैसला लिया, उससे पहले ही वो राज्यपाल को सरकार को बहुमत साबित करने का पत्र लिख चुके थे। मतलब उद्धव की सरकार अपना बहुमत खो चुकी थी, इसीलिए ये आदेश देने के काबिल नहीं थी। हालांकि 29 जून को जब उद्धव ने दोनों शहरों के नाम बदलने का फैसला लिया था तो उनके सहयोगियों में नाराजगी जाहिर की थी। उद्धव ने जब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का ऐलान किया तो लोगों ने खूब जश्न मनाया था। 29 जून को कैबिनेट बैठक में उद्धव ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर रखने की स्वीकृति दी थी। साथ ही उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखने की स्वीकृति दी गई।
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय DY पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी उन्होंने फैसला लिया था। देश भर में स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हो रहा है। मुंबई के BKC में मौजूद जंबो वैक्सीनेशन केंद्र पर इसकी तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता लता शर्मा ने। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने पूरे देश में मुफ्त में बूस्टर डोज देने का ऐलान किया है। इस बीच मुंबई में भी आज से लागू होने जा रहा है। मैं फिलहाल मुंबई के BKC जंबो कोविड सेंटर पे हूं, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर है। साथ में वैक्सीनेशन सेंटर भी है। यहाँ पे टीकाकरण केंद्र ये जो है तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसकी संख्या जो है बहुत बड़ी है। कई सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं और टीकाकरण ले सकते हैं। हालांकि बूस्टर डोज की जो गति है पूरे देश में काफी धीमी हो चुकी थी। इसी वजह से भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 दिन लगातार 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये जो डेट है आप देख सकते हैं, इसमें जो टीकाकरण है वो मुफ्त में दिया जाएगा। बूस्टर डोज का जो पहले दरमियान था, जो पीरियड था, वो आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन 9 मंथ का था, लेकिन अब वो 6 महीने का कर दिया गया। साथ ही मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 18 साल से अधिक के जो लाभार्थी है वो 92,34,000 के करीब है, लेकिन केवल 12% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है, जिस वजह से अब मुंबई के जो BMC के जो टीकाकरण केंद्र हैं और सरकारी के जो केंद्र हैं, सरकार के जो टीकाकरण केंद्र हैं, उसमें भी बूस्टर डोज मुफ्त में मिलने जा रहा है। अब तक प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थी वहां पे बूस्टर डोज मिल रहा था, खरीदा जा रहा था, लेकिन अब मुफ्त में दिया जाएगा और 75 दिनों तक ये फोकस रहेगा, यही लक्ष्य रहेगा कि लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज मिले। और तीसरा डोज जो कि प्रिकॉशनरी डोज माना जाता है, जिससे लोग जो है सुरक्षित हो सकते हैं कोविड से। अगर आगे चल के एक और लहर आती है तो उसमें लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसी वजह से ये जो है निर्णय लिया गया है और मुंबई में ये आज से लागू होगा, पूरे देश में आज से लागू होगा। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज मुंबई। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की लव लाइफ फिर से सुर्खियों में आ गई। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुष्मिता के साथ डेटिंग का ऐलान कर दिया। अब यहां सवाल है कि ललित मोदी से पहले और किन किन के साथ जुड़ा है सुष्मिता का नाम। लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा प्रेम रो। फिर लग गया है सुष्मिता सेन को प्रेम रोग। लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा प्रेम रो। फिर सुर्खियों में है सुष्मिता की लव लाइफ। लगा 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 रे। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को डेट करने की बात ट्वीट करके सनसनी मचा दी। सुष्मिता सेन को लेकर ललित मोदी के पोस्ट को देखकर लगता है दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने कहा कि उन्हें लाइफ पार्टनर के लिए अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर सके, इसलिए वो 3 बार शादी करते करते बची हैं। तो क्या ललित मोदी में सुष्मिता ने ढूंढ ली है वो खूबियां जिससे वो बन सकते हैं सुष्मिता के परफेक्ट लाइफ पार्टनर? खैर, इसका जवाब तो खुद सुष्मिता ही दे सकती हैं। वैसे सुष्मिता सेन की लाइफ में ललित मोदी से पहले भी कई लोगों के आने की खबरें आती रही हैं। पिछले साल ही सुष्मिता ने रोमन शॉल से 3 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लिया था। कहा जाता है कि बिजनेसमैन ऋतिक भसीन के साथ भी सुष्मिता सेन का अफेयर करीब 4 साल तक चला। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा के अफेयर की भी खबरें खूब छपी। दिन दस्तक के वक्त विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन का अफेयर भी खूब चर्चा में रहा। सुष्मिता सेन का नाम अनिल अंबानी के साथ भी एक समय में जोड़ा गया। सुष्मिता सेन और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की डेटिंग की खबरें भी सुर्खियों में काफी रही थी। भाई, सुष्मिता के दीवानों की लिस्ट तो और भी लंबी बताई जाती रही है। हालांकि देखा जाए तो सुष्मिता का अफेयर किसी से लंबा नहीं चला। अब ललित मोदी से सुष्मिता का रिश्ता क्या अपने अंजाम तक पहुंचेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।